अफगानिस्तान की नई हुकूमत की क़यादत मुल्ला बरादर करेंगे। ज़रा के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि तालिबान नई हुकूमत की तश्कील के लिए तैयारी कर रहे हैं और नई हुकूमत की क़यादत मुल्ला बरादर को सौंपी जाएगी। अफगानिस्तान में हुकूमत तश्कील देने के सिलसिले में तालिबान लीडरों के बीच मशावरत का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। ज़रा के मुताबिक अफगानिस्तान में आइंदा हफ्ते हुकूमत तश्कील पा सकती है। तालिबान के बेशतर लीडर कंधार में मौजूद है। वहीं ज़रा के हवाले से हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। ख्याल रहे कि पहले जुम्मे की नमाज के बाद नई हुकूमत तश्कील दिए जाने की बात कही जा रही थी। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, UNHCR के दफ्तर के बाहर अफगान पनाहगज़ीनों के एहतजाज का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। एहतजाजियों को किसी मुकर्ररा मकाम पर मुंतकिल किया जाए। हाई कोर्ट का ये कहना है। एहतजाजियों की मुंतकिली पर 2 रोज में फैसला करने की हिदायत दी गई है। फैसला न करने की सूरत में अदालत 7 सितंबर को फैसला सुनाएगी। हाई कोर्ट ने कोविड ज़ाब्तों के निफाज को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। पूरा मामला UNHCR के दफ्तर के बाहर अफगान पनाहगज़ीनों के एहतजाज से मुतल्लिक़ है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के रिपोर्ट दाखिल की है। हाई कोर्ट का कहना है एहतजाजियों को किसी मुकर्ररा मकाम पर मुंतकिल किया जाए। एहतजाजियों की मुंतकिली पर 2 रोज में फैसला करने की हाई कोर्ट ने हिदायत दी है। फैसला न करने की सूरत में अदालत 7 सितंबर को फैसला सुनाएगी। हाई कोर्ट ने साथ ही कोविड ज़ाब्तों के निफाज को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी है। आगे बढ़ते न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड के सुपर बाजार में हुए चाकू जनी के मामले में सनसनी फैल गई है। इस हमले में 6 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। उनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। हमलावर का ताल्लुक श्रीलंका से है। जेसिंडा ऑर्डन ने हमले को दहशतगर्दाना करार दिया है। साथ ही उन्होंने हमले की मजम्मत की है। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया है। अगले 3 वर्षों में कंपनी ग्रीन एनर्जी के लिए 75,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। मौसमियाती तब्दीली पर मुनक्किद होने वाले बैनुल-अक़वामी क्लाइमेट चेंज समिट 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने ग्रीन एनर्जी के शोबे में एक बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। मुकेश अंबानी ने अगले 3 वर्षों में 4 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है। मुकेश अंबानी ने मजीद कहा कि समिट में तकरीर करना मेरे लिए फख्र की बात है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ादी का अमृत फेस्टिवल शुरू किया है। हिंदुस्तान यकीनी तौर पर खुद इन्हिसारी का हदफ हासिल करेगा। मौसमियाती तब्दीली आज दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इससे निपटने के लिए हमें ग्रीन एनर्जी और काबिल तजदीद तवन्नाई की तरफ तेजी से आगे बढ़ना होगा। Privilege to deliver the inaugural address at the International Climate Summit 2021 before this August audience. I am delighted to see that this conference is bringing together leading policymakers, industrialists, investors, and scientists to discuss climate change and clean energy. This summit is taking place against the backdrop of a historic announcement by our most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, on August 15th. In his address to the nation on the 75th Independence Day, he launched the Green Hydrogen Mission for India. The fact that he chose Azadi Ka Amrit Mahotsav to make this announcement has sent a powerful message to both Indians and the rest of the world. Dear friends, Reliance Industries is fully committed to realizing the vision of our Honorable Prime Minister to fuel India's green economy using clean energy. Last year, I had announced our ambitious commitment to make Reliance a net carbon zero company by 2035. This year, I presented a strategy and roadmap for our new energy business, which will be the next big value creation engine for Reliance and India. We have started developing the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex, over 5,000 acres in Jamnagar.
It will be amongst the largest integrated renewable energy manufacturing facilities anywhere in the world. This complex will have 4 gigafactories which will cover the entire spectrum of renewable energy. The first will be an integrated solar photovoltaic module factory. The second will be an advanced energy storage battery factory. The third will be an electrolysis factory for production of green hydrogen. The fourth will be a fuel cell factory for converting hydrogen into mobile and stationary power. Over the next 3 years, we will invest over rupees 75,000 crores in these initiatives. मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर शिवराज सिंह हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। अदालत में जेर समाअत 3 मामलों को छोड़कर शिवराज सिंह हुकूमत ने सरकारी तकर्रुरियों और इम्तहानात में 27% ओबीसी रिजर्वेशन को नाफिज कर दिया है। हुकूमत के फैसले से मध्य प्रदेश 27% ओबीसी रिजर्वेशन का निफाज करने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया है। कांग्रेस का कहना है कि हुकूमत ने अदालत में जेर समाअत 3 मामलों को छोड़कर रियासत में 27% ओबीसी रिजर्वेशन नाफिज करने का जो फैसला किया है उससे कमलनाथ हुकूमत के 8 मार्च 2019 के फैसले की तस्दीक होती है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है और वहीं कांग्रेस भी इस फैसले का खैर मकदम कर रही है। दोनों पार्टियों के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा ओबीसी रिजर्वेशन। तो ये सच है कि मध्य प्रदेश में 2018 में जब कमलनाथ की हुकूमत आई थी उस वक्त जो है 8 मार्च 2019 को कमलनाथ ने एक बड़ा फैसला करते हुए 14% ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाकर 27% किया था और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इसकी मुखालफत की थी। लेकिन मरकजी हुकूमत के जरिए जब ओबीसी की फहरिस्त बनाने का मामला जब रियासत को दिया गया उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की और फिर इस पे मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट में जो मामला समाप्त है उसको लेकर जो एक फैसला किया, ये ऐलान किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी रिजर्वेशन के हक में है और ये चाहती है कि ओबीसी रिजर्वेशन नाफिज हो। शिवराज सिंह ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 27% ओबीसी रिजर्वेशन को नाफिज करने का ऐलान कर दिया, इसका अहकाम जारी कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस इसलिए इसको जो है कर रही है और कांग्रेस का कहना है क्योंकि मध्य प्रदेश के जो वोटर है यहाँ पर उन वोटर की बात करें तो 52% ओबीसी वोटर्स हैं और दोनों पार्टियों की नज़र उस पर है। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो है इसकी बात कर रही हैं, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से इस पर सियासत भी कर रही है। कांग्रेस जहां पर इस मामले पर कमलनाथ की बनाए हुए रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए कदम उठाने का इस्तेमाल कर रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसकी तरफदारी करना, इसकी हिमायत करना कांग्रेस की मजबूरी है। लेकिन सच तो यह है कि कमलनाथ ने जो है एक दरवाजे से 27% ओबीसी रिजर्वेशन की बात की थी, लेकिन दूसरी तरीके से अदालत में इसको जाकर मना भी कर दिया था। मुनज़्ज़ा मेहताब आलम, वहीं जो 3 मामले कोर्ट में है उनका फैसला होने तक भी इंतजार नहीं किया गया। शिवराज सिंह ने उन 3 मामलों को छोड़कर ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के फैसला ले लिया। क्या ये सिर्फ वजह इसलिए रही कि जो वोटरान है वो उनकी तरफ से रागिब हो और आने वाले चुनाव जो भी रहें उनमें किसी तरह की जो है इस समाज से जुड़े हुए लोगों में नाराजगी न रहे? यकीनी तौर पर जो आपने सवाल किया है इसमें उसका जवाब भी है कि तमाम लोग ये चाहते हैं कि ओबीसी को किसी तरह से नाराज न किया जाए। 3 मामले जिस पर अभी समाअत होनी है, 20 सितंबर को उस पर जबलपुर हाईकोर्ट में समाअत होनी, चीफ जस्टिस की बेंच में मामला है। 2 रोज पहले भी इस मामले पर समाअत हुई थी लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका था और अदालत ने उस पर रोक को बरकरार रखा था। लेकिन हुकूमत का कहना है कि जिन 3 मामलों पर रोक को बरकरार रखा गया उनको छोड़कर बाकी जो मामले हैं, चाहे नई तकर्रुरियों का मामला हो या फिर इम्तिहानात का मामला हो, वहां पर जहां पर अदालत ने रोक नहीं लगाई है उन तमाम जगहों पर 27% ओबीसी रिजर्वेशन का निफाज किया जाएगा। इसका अहकाम जारी कर दिया गया है। लेकिन 3 मामले पर फैसला क्या होगा इस पर बाद में फैसला किया जाएगा। उस पर अब दोनों पार्टियों की नजर नहीं है, बल्कि दोनों पार्टियों की नजर इस बात पर है कि ओबीसी वोटर्स को किस तरह से अपनी तरफ रागिब किया जाए और बताया जाए कि किस पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस ये बता रही है कि 2019 में जो फैसला कमलनाथ ने किया था उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगाई है और उसको एज इट इज उसको एक्सेप्ट किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहना कि कांग्रेस ने धोखा किया था और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसको उसी तरह से नाफिज करने का अमल किया है और पिछड़ा वर्ग कमीशन भी तश्कील दे दिया गया है।
वही मेहताब आलम, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी तो सियासत कर रही है इन मामलों को लेकर के, लेकिन अब क्योंकि इस बीच जो है सियासत में ही फैसला भी लिया गया है, तो क्या वाकई लोगों को इससे फ़ायदा होगा या फिर ये ना हो कि एक तबके को फ़ायदा हो और दूसरे तबके जो है उस वजह से कहीं ना कहीं दूसरे तबकों का नुकसान हो जाए? देखिए, अब इसमें जो है एक आईनी मामले को लेकर के बहस है, क्योंकि अब जो रिजर्वेशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है 49% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अगर ओबीसी का रिजर्वेशन 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है, तो जाहिर सी बात है दूसरे तबका जो है वो कहीं ना कहीं मुतासिर होंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक बड़ा कदम तो जरूर उठाया, लेकिन इस पर पीछे मंशा सिर्फ यह है कि जो 52% ओबीसी है तबका है, उसके वोट बैंक पर नजर कैसे रखी जाए और उसमें सेज कैसे लगाई जाए। क्योंकि दलितों के, आदिवासियों की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की टोटल आबादी में 52% वोट जिस तबके का है, उसको दोनों पार्टियों को रागिब करना उनकी मजबूरी भी है और कदम भी उठाना है। लेकिन स्वर्ण समाज की बात करें, दूसरे तबकात की बात करें, उन्होंने हुकूमत के फैसले की मुखालफत शुरू करने के लिए, और उसका कहना है कि इससे सोशल जस्टिस नहीं होगा बल्कि दूसरे समाज इससे मुतासिर होंगे। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। तालिबान पर दिए गए बयान की वजह से मुनव्वर राना इन दिनों मुश्किलों में है। मुनव्वर राना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली अर्जी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। साथ ही एफआईआर रद्द करने की मांग भी खारिज कर दी गई है। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मुनव्वर राना पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज है। वाज़ेह है कि मुनव्वर राना पर महर्षि वाल्मीकि का तालिबान से मवाजना करने का इल्जाम है। उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की अबूरी जमानत की अर्जी खारिज हो गई है। सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी जमानत की अर्जी पर राहत देने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह के 1984 के सिख मुखालिफ तशद्दुद केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को हुक्म दिया था कि वो उम्र कैद के मुजरिम कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार के सेहत के रिकॉर्ड की जांच पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर तक हलफनामा तलब किया है। सज्जन कुमार ने तिबी बुनियादों पर अबूरी जमानत मांगी है। काबिल जिक्र है 1984 में उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद मुल्क भर में सिखों के खिलाफ तशद्दुद भड़क उठा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2018 में दिल्ली फसादात के लिए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से सज्जन कुमार जेल में है। साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को काला आदम करार दिया था, जिसमें निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। 1984 सिख दंगा मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सज्जन कुमार ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग की थी। आज फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई ने सज्जन कुमार की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से यह कहा गया कि सज्जन कुमार का स्वास्थ्य स्टेबल हो रहा है और वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, लिहाजा वो डॉक्टरों की देखरेख में हैं और ऐसे में उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सज्जन कुमार के वकील ने कोर्ट में ये कहा कि सज्जन कुमार अपना इलाज वेदांता अस्पताल में करवाना चाहते हैं और वो कस्टडी में रहकर अपना इलाज करवाना चाहते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में सज्जन कुमार ही एक ऐसे वीआईपी बीमार नहीं हैं जिनको जमानत दी जानी चाहिए। उनके ऊपर गंभीर अपराध लगाए गए हैं। अगर सज्जन कुमार अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो वो जेल में डॉक्टरों की देखरेख में ही अपना इलाज करवाएं। और ये कहते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की मेडिकल ग्राउंड पर जो जमानत याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूपी के कानपुर समेत कई अजला में डेंगू और वायरल फीवर ने लोगों को परेशान किया हुआ है। कानपुर शहर में वायरल फीवर के मरीजों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। कानपुर में तकरीबन 30,000 लोग बुखार से मुतासर है, जिसके बाद इंतजामिया और महकमे सेहत की पोल भी खुलती नजर आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में ये हालत है कि एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज जारी है। अब तक बुखार की वजह से 8 दिनों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इंतजामिया और महकमे सेहत ने डेंगू और मलेरिया बुखार के फैलने की बात से इनकार किया है। साल इस मौसम में वायरल डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो मेरा जितने भी मरीज और जितने मरीज के परिवार वाले हैं उनसे कहना है कि तो सफाई रखें, घर पर कोई पानी इकट्ठा ना हो, हमेशा छिड़काव करें इंसेक्टिसाइड का, और जब भी बाहर निकले तो पूरे कपड़े पहन के बाहर निकले। चप्पल और मतलब क्योंकि जो डेंगू मच्छर होता है वो नीचे पैर पे काटता है, इसलिए पैरों का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बाहर की चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ का परहेज रखें और पानी खूब पिए। जब भी घर से निकले पानी खूब पी के निकले।
और कभी भी बुखार अगर ज़्यादा तेज़ है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर ही इलाज करें और अन्यथा कोई किसी तरीके का और इलाज ना करें। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिस तरह से वायरल फीवर का कहर बरपा, उसके बाद कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी वायरल फीवर तेजी से बढ़ रहा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 30,000 ऐसे रोगी हैं जो बुखार से ग्रसित हैं। मैं इस समय उर्सला अस्पताल में मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये एक सरकारी अस्पताल है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं यहाँ पर ओपीडी में। जिस तरह यहाँ पर डॉक्टर देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों को इलाज के लिए यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कानपुर अस्पताल की बात की जाए तो कानपुर में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर बेड फुल हो चुके हैं। एक बेड पर 2 लोगों का इलाज हो रहा है। हैलट अस्पताल में केवल यहाँ पर डेंगू की जांच होती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये नकार रहा है कि डेंगू अभी नहीं है, ये वायरल फीवर है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पिछले 8 दिनों में 14 मौतें हुई हैं, ये एक चिंता का विषय है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुल्क में कोरोना के केसेस में कल के मुकाबले में आज कमी वाक़ई हुई है। कोरोना के 45,000 से ज़ायद नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 366 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 34,791 मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 3,99,778 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में लगातार कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 66 करोड़ से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लग चुकी है। औरंगाबाद के सब्जी मंडी इलाके में एडोमेड फाउंडेशन की तरफ से मुफ्त तिबी कैंप का इनकाद अमल में आया। इस कैंप में तमाम अमराज की मुफ्त में तिबी जांच की गई और मरीजों को मुफ्त में दवाइयां तकसीम की गई। दिन भर चले इस तिबी कैंप में 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों ने रजाकाराना खिदमात अंजाम दी। कैंप में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तिबी अमले ने हिस्सा लिया। कैंप के जिम्मेदारान का कहना है कि इस कैंप से 1000 से ज्यादा अफराद ने इस्तिफादा हासिल किया। बागबान हॉल के अंदर एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया था, जिसके अंदर एडोमेड फाउंडेशन की तरफ से जो है तो फ्री में पूरा मेडिकल चेकअप कैंप, जिसके अंदर पीडियाट्रिशियन, मेडिसिन, गायनेकोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन, डेंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट प्लस जो है तो उसके अंदर जो है तो फ्री मेडिसिन जो है तो फराहम की गई है। इसके अंदर टोटल ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी किए गए, ECG भी की गई और इसके अंदर जो है तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी किया गया है। तमाम जो है तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अंडर वन रूफ जो है तो हमने देने की कोशिश की है और तकरीबन इस कैंप के ज़रिए से अभी तक के 1000 तकरीबन 1000 लोगों ने जो है तो इससे फ़ायदा उठाया है। आज हम यहाँ सब्जी मंडी फंक्शन हॉल में आए थे तो यहाँ पर गरीबों को बहुत सी दवाएं दिए, डॉक्टर्स भी अच्छे थे और उनकी बहुत अच्छी देखे भी, उनकी मेडिसिन भी दिए। दवाखाने में गए तो पैसे ज़्यादा देना पड़ता, दवा लेने के लिए गरीबों के पास पैसे नहीं रह रहे थे, मगर यहाँ पर दवाई और देखने में मुफ्त में इलाज में उनकी मदद मिली। अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रसूमात की अदायगी थोड़ी देर में होगी। अस्पताल से जैसे खाकी को ले जाया जा रहा है। अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला का इस तरह दुनिया से अचानक चले जाना उनके करोड़ों मद्दाहों के लिए बड़ा सदमा है। उनके इंतकाल की खबर से फिल्म इंडस्ट्री के लोगों समेत हर कोई गमज़दा है। हर किसी की ज़बान पर यही है कि सिद्धार्थ तो तुम जल्दी क्यों चले गए। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी रसूमात थोड़ी देर बाद मुंबई में ही अदा की जाएंगी। ओशिवारा शमशान घाट में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक कल 3 घंटे तक सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आ गई है। वाज़ेह है, सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में कल इंतकाल हो गया था। बिग बॉस 13 के फातेह सिद्धार्थ शुक्ला की मौत डॉक्टरों के मुताबिक हार्ट अटैक से हुई थी। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी अदाकारी का जलवा कई टेलीविजन सीरियल्स और फिल्मों में बिखेर चुके हैं। बिग बॉस 13 के बाद से सिद्धार्थ शुक्ला के करियर को एक नई पहचान मिली थी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।